हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देन वेरियस टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशंस, देन वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में शॉर्ट रिवीजन और शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर है ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स को भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, MSBT के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के लिए, और जो गेट का स्टडी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, गेट के लिए भी ये वीडियो लेक्चर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, IAS, ESC एग्ज़ाम्स और इसरो के एग्ज़ाम, DRDO के एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें हम शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं या क्या पढ़ा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में, पहले वो देखते हैं। व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो सब्जेक्ट का नेम अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो नेम से ही पता चल रहा है क्या कि इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, मटेरियल्स की स्ट्रेंथ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या होता है? इट डील्स विथ हाउ सॉलिड बॉडीज और सॉलिड्स, इट डील्स विथ हाउ सॉलिड बॉडीज रिएक्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, व्हेन सब्जेक्टेड टू external loading or various types of loadings. It deals with how solid material or solid bodies react when subjected to various types of loadings. ठीक है, ये strength of materials में हम स्टडी करते हैं। तो strength of materials it deals with how solid bodies react when subjected to various types of loading, अब अगर कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट हो, दैट मीन्स एनी मैकेनिकल एलिमेंट या फिर कोई स्ट्रक्चर का मेंबर हो, तो उस पर डिफरेंट टाइप्स के लोड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम सोचते हैं फोर्स के बारे में। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब कोई बॉडी अगर सपोज ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, तो इसे मोशन में लाने के लिए या इसकी स्टेट को अगर मुझे चेंज करना हो, स्टेट दो टाइप के होते हैं, एक रेस्ट, दूसरी क्या होगी, मोशन। तो इस रेस्ट में बैठे बॉडी को अगर मुझे मोशन में लाना है तो कुछ तो मुझे इस पर एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं, फोर्स। या कोई बॉडी मोशन में हो और उसे हमें स्टॉप करना हो या रिटार्ड करना हो, तो मुझे कुछ तो उस बॉडी पर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और फोर्स मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो मोशन का तीन लॉज है मोशन के, न्यूटन के,
तो उसमें से सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट होगा kg, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स का यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन। इन SI यूनिट्स दिस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड एज न्यूटन। तो ये था फोर्स के बारे में। अब अगर कोई भी बॉडी हो, सपोज ऐसी कोई भी बॉडी है, एक बॉडी, ये बॉडी का एक्सिस ऑफ बॉडी, अगर मैंने इस एक्सिस पर ये फोर्स अप्लाई किया, सपोज आई अप्लाई दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो इस फोर्स को क्या मैं लोड कह सकता हूं? क्या मैं इस फोर्स को लोड कह सकता हूं? तो लोड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय लोड? व्हाट इज लोड? सो लोड इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। बट ये भी फोर्स मैंने एक्सटर्नली बॉडी पर अप्लाई किया है, तो क्या इस फोर्स को मैं लोड कह सकता हूं? ये भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी है, तो क्या इस फोर्स को मैं लोड कह सकता हूं? नहीं। लोड मैं कब कहूंगा? जब ये बॉडी लोड होगी, तब मैं इस फोर्स को लोड कहूंगा। अब ये बॉडी कैसे लोड होगी? अगर इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अगर लगा हुआ हो, तो ये बॉडी अंडर लोड आएगी, तो उसे, इस फोर्स को अब मैं लोड कहूंगा। मतलब अगर ये बॉडी है, सपोज दिस चॉक इज अ बॉडी, और मैंने अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया इस चॉक पर, तो ये चॉक क्या इजीली मूव हो सकता है। तो ये चॉक अंडर लोड नहीं है। जब मैं इस चॉक को इधर से भी उतना ही लोड लगाऊंगा, तो ये चॉक क्या हो जाएगा? लोडेड हो जाएगा। ठीक है, या मैं इस बॉडी को ऐसे खींच रहा हूं, तो ये बॉडी इजीली जा सकती है, लेकिन जब मैं इधर से भी खींचूंगा उतने ही लोड से, तब ये बॉडी क्या होगी? लोड होगी। ठीक है, तो उसे हम लोड कहेंगे, ऐसे फोर्स को हम लोड कहेंगे। सिर्फ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, उसे हम लोड नहीं कह सकते, बॉडी को लोड होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग देखेंगे कि मैकेनिकल एलिमेंट्स में या स्ट्रक्चर का कोई भी मेंबर हो, तो उस पर कौन कौन से लोड हो सकते हैं, यह अब हम देखते हैं। तो अगर ऐसा रॉड है, अगर ये रॉड है, rod, this is the axis of rod, and if this is pull force acting on a rod, this is one type of loading, pull force or tensile load, it is called as tensile load, or this is also one type of loading, axis, and this is push type load or compressive load. So this is also one type of loading. Now if this is a beam, which is simply supported, and this is a load, so this is also one type of loading. Then if this is
one block, if this is a block which is fixed and load is applied like this on the plane, so this is also one type of loading. Then if the bodies are in series, then this is also one type of loading. ठीक है, तो इस तरह का भी लोड बॉडी पर हो सकता है. अगर शाफ्ट हो, शाफ्ट तो शाफ्ट पर इस तरह का टॉर्क हो सकता है. टॉर्क शाफ्ट पर इस तरह का लोड हो सकता है. ठीक है, शाफ्ट. देन बॉडी का सेल्फ वेट, इस तरह की बॉडी है तो सेल्फ वेट भी हो सकता है. तो ये भी एक टाइप का लोडिंग है. सेल्फ वेट की वजह से ये बॉडी अंडर लोड आ सकती है. अब कंपोजिट बॉडीज, कुछ कंपोजिट बॉडीज होती है, उस पर भी लोड होता है. कंपोजिट बॉडीज, तो इसे भी हम एक टाइप का लोडिंग कह सकते हैं. देन कॉलम में इस तरह का लोड हो सकता है. कॉलम, ठीक है, तो कॉलम पर इस तरह का लोड हो सकता है. या फिर कॉलम पर इसेंट्रिक लोड भी हो सकता है. कई केसेस में एक्सिस को छोड़कर इस तरह से इसेंट्रिक लोड भी हो सकता है. और कोई टाइप अभी मुझे लगता है बचा नहीं. तो इस तरह के इतने सारे टाइप्स ऑफ लोडिंग है. तो इस तरह के लोड मैकेनिकल कंपोनेंट हो या सिविल का स्ट्रक्चरल मेंबर हो, उस पर इस तरह के लोड हमारे मेंबर पर या एलिमेंट पर एक्ट हो सकते हैं. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज टू फाइंड stresses, strains and deformations developed due to these different types of loadings. मतलब अगर इस मेंबर पर टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है तो इसमें कौन से टाइप का स्ट्रेस इंड्यूस होगा, कौन से टाइप का स्ट्रेन होगा और इसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा, इसका स्टडी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में करेंगे. या ये अगर कॉम्प्रेसिव लोड है तो इसमें स्ट्रेस कौन सा आएगा, स्ट्रेन कौन सा आएगा, डिफॉर्मेशन कैसे होगा, ये हम सॉम में देखेंगे. या इस तरह का अगर लोड होगा, इस तरह का बीम, उस पर ऐसा लोड ट्रांसवर्स लोड, तो इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से इसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा, इसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, कौन सा स्ट्रेन आएगा, इसका हम स्टडी करेंगे. या ऐसा ब्लॉक होगा, इस तरह का लोड एक्ट हो रहा है तो इसमें कौन सा स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेन और इसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा, इसका स्टडी हम सॉम में करेंगे. फिर इस तरह की अगर बॉडी हो और ऐसे लोड एक्ट हो रहे हो तो इसमें स्ट्रेस कौन सा आएगा, कहाँ मैक्सिमम आएगा, कहाँ मिनिमम आएगा और डिफॉर्मेशन कैसे होगा, कितना होगा, इसका स्टडी हम सॉम में करेंगे. अगर शाफ्ट हो, उस पर इस तरह का टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट हो रही हो तो इस शाफ्ट में कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा और इसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा, इसका स्टडी हम सॉम में करेंगे. फिर इस तरह की अगर बॉडी हो और सेल्फ वेट उसका नीचे की ओर एक्ट हो रहा है तो इसमें कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, कैसे होगा, इसका स्टडी हम सॉम में करेंगे. इस तरह का अगर कॉलम हो और ऐसे लोड एक्ट हो रहा है या ऐसे इसेंट्रिक लोड एक्ट हो रहा है तो इस कॉलम का क्या होगा, इसका स्टडी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में करेंगे. अब क्वेश्चन ऐसा यहाँ आपके लिए मेरी ओर से क्वेश्चन ऐसा है कि अब तक हमने देखा कि सॉम में हम क्या करेंगे.
स्ट्रेस लोडिंग की वजह से स्ट्रेस कैसे इंड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन कैसे इंड्यूस हो रहा है और डिफॉर्मेशन किस तरह हो रहा है, यह हम सॉम में देखेंगे। लेकिन क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे? हमें कोई काम नहीं है इसलिए देखेंगे। क्यों देखेंगे? ये देखने की वजह क्या है? वाई? तो ये देखने की वजह क्या है? अब हम देख सकते हैं ये जो मशीन एलिमेंट्स हैं ये सब हमें क्या करने पड़ते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो, हमें एज एन इंजीनियर हमें ये एलिमेंट या ये मेंबर डिज़ाइन करने पड़ते हैं। इसका डिज़ाइन हमें करना पड़ता है। तो उसका डिज़ाइन करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि इस पर कौन से टाइप का लोडिंग है, किस टाइप का स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है हमारे मेंबर में या बॉडी में, स्ट्रेन किस तरह का है, डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है। तो इसकी इंफॉर्मेशन एज अ डिज़ाइनर इन बातों की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ये सारे इस मेंबर के बारे में इन सारी बातों का स्टडी करेंगे। तो स्टडी की वजह से क्या होता है, एग्जैक्ट पिक्चर हमारे सामने आता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसी होगी या उसका मैकेनिकल बिहेवियर कैसा होगा। ये जो पिक्चर है वो एग्जैक्टली हमारे सामने आता है। तो ये आगे डिज़ाइन के लिए हमें उपयोगी होता है, इसलिए हम इन सब बातों का स्टडी करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। तो कैसे डिफॉर्मेशन होता है हर केस में वो हम पूरे सॉम में देखेंगे। तो शॉर्टली हम देखते हैं, अगर टेंसाइल लोड हो, इस तरह का लोड हो तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। इस तरह का लोड हो तो क्या होगा, लेंथ डिक्रीज होगी। इस तरह का लोड हो तो क्या होगा, ये बीम बेंड होगा, बेंडिंग होगा। इस तरह का अगर लोड हो तो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। इस तरह का लोड हो तो इंक्रीज डिक्रीज, ये फोर्स के हिसाब से होगा। इस तरह का लोड हो, टॉर्क हो और ट्विस्टिंग मोमेंट हो तो ये शाफ्ट क्या होगा, ट्विस्ट होगा। सेल्फ वेट की वजह से इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी वजह से लेंथ इंक्रीज होगी, या कॉम्प्रेसिव हो तो डिक्रीज होगी। इसकी वजह से क्या होगा, कॉलम का बकलिंग होगा। ठीक है, लेंथ डिक्रीज होगी और बकलिंग हो जाएगा। अब डिज़ाइन में हमें ये भी समझना जरूरी होता है कि मशीन कंपोनेंट का फेल्योर कहाँ होता है। तो कहाँ फेल्योर होता है, जहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है या लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेसेस या स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर होता है वहाँ हमारे मशीन एलिमेंट का फेल्योर हो जाता है। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का होता है जहाँ हमारे कंपोनेंट का एरिया कम हो। जहाँ एरिया कम हो और स्ट्रेस ज़्यादा हो वहाँ फेल्योर हो जाता है। तो अगर इस तरह का कंपोनेंट हो तो क्या हो सकता है, यहाँ एरिया कम होगा तो स्ट्रेस यहाँ ज़्यादा होगा, तो फेल्योर होने के चांसेस इस रीजन में ज़्यादा होगा। तो हम डिज़ाइन उस रीजन के लिए या उस स्ट्रेस के लिए हम उस कंपोनेंट का डिज़ाइन करेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसका स्टडी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। हमें मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, तो पहले ये सोचते हैं कि मटेरियल कौन कौन से टाइप के होते हैं या बॉडीज कौन से टाइप की होती है। तो दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, दो टाइप्स के मैकेनिकल में दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल्स तो एक होता है रिजिड मटेरियल, रिजिड मटेरियल्स। So what is mean by rigid material? What is rigid? Rigid means no deformation. Rigid means no deformation.
So the material or a body which does not undergo any deformation, a material which does not undergo any deformation due to application of load. लोड, अगर मैंने लोड अप्लाई किया बॉडी पर, इस तरह की अगर बॉडी हो, उस पर मैंने लोड अप्लाई किया और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है साइज शेप में या डायमेंशन में, कोई चेंज नहीं है या कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे बॉडी को और ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? रिजिड मटेरियल। और दूसरे टाइप का मटेरियल होता है डिफॉर्मेबल मटेरियल और डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी में या डिफॉर्मेबल मटेरियल में क्या होगा? देयर इज अ डिफॉर्मेशन, मीन्स व्हाट? इफ द बॉडी इज डिफॉर्म व्हेन external load is applied on body. If there is a deformation in a material, if external force applied on a body, then that is called as deformable material. तो डिफॉर्मेबल मटेरियल के दो टाइप होते हैं। डिफॉर्मेबल मटेरियल के दो टाइप होते हैं, एक होता है इलास्टिक मटेरियल और दूसरा प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल मीन्स व्हाट? द मटेरियल हैविंग elasticity property, and plastic material means what? The material having plasticity property. Now what is elasticity or what is elastic material? The body or the material which regain its original shape and size after removal of external force or external load is called as elastic material. मतलब अगर इस तरह की बॉडी है, बॉडी पर सपोज मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, लोड की वजह से उसका शेप या साइज या डायमेंशन चेंज हो गए, और जब मैंने फोर्स रिमूव किया, अब बॉडी पर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स जब मैंने रिमूव किया तो बॉडी के शेप, साइज, डायमेंशन सब फिर ओरिजिनल जैसे थे वैसे ही अगर हो गए, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल। तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में स्टील को हाईली इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है, सर्टेन रेंज तक, इलास्टिक लिमिट तक। उसके आगे अगर हमने लोड अप्लाई किया बॉडी पर और स्टील पर, तो स्टील प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, उसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ जाती है। Plasticity means what? Permanent deformation. The elasticity means what? Temporary deformation. Right? Elasticity means what? Temporary deformation. मतलब लोड अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन हो जाता है, लोड रिमूव किया, फिर ओरिजिनल शेप साइज हमें मिलते हैं, ऐसे मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। प्लास्टिक मटेरियल मीन्स व्हाट? परमानेंट डिफॉर्मेशन। Means what? The material which does not regain its original shape and size after removal of external force is called as plastic material or plasticity. मतलब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। अगर लोड अप्लाई किया, शेप साइज चेंज हो गए, लोड रिमूव किया, कोई इफेक्ट नहीं, वो जो चेंज हो गए शेप साइज है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। तो हमारा वही स्टील अगर हम प्लास्टिक रीजन में ले जाए, इलास्टिक लिमिट के आगे अगर हम लोड अप्लाई करें, तो वही स्टील प्लास्टिक रीजन में चला जाता है और उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना या परमानेंट डिफॉर्मेशन होना किसी भी मशीन एलिमेंट का, उसे फेल्यूर माना जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? फेल्यूर ऑफ मशीन एलिमेंट, ठीक है। ये मटेरियल और उसके टाइप थे। हमें थोड़ा फास्ट लेना होगा, फास्ट जाना होगा हमें।
तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अब हमें पता है कोई भी बॉडी हो, इस तरह के अगर बॉडी हो और हम उस पर अगर ये बॉडी के एक्सिस है और इस बॉडी पर अगर हम सपोज टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बॉडी की लेंथ इंक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन लोड अप्लाई करते ही इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज होना होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होता है। जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल क्या करता है, उस लोड को रेजिस्ट करता है या अपोज करता है। ठीक है, इस लोड को ये मटेरियल रेजिस्ट और अपोज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो पहली कंसेप्ट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के बारे में हम सोचेंगे तो क्या होता है, अगर मैं यहां सेक्शन x लूं तो क्या होता है, इस तरह का लोड हमने अप्लाई किया है सपोज बॉडी पर, तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इंड्यूस होता है या लोड को बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है, इस तरह से रेजिस्ट करती है। तो इस रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, और स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, जितना हम लोड अप्लाई करते हैं उतना ही रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए हम P अपॉन A कहते हैं। ठीक है, तो सो दिस इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे ही हम क्या कहते हैं, पास्कल। ठीक है, पास्कल। अब 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10�6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10�9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो मेगा पास्कल है, इसको हम अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह से हम ऑल यूनिट्स को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम सॉम में न्यूटन पर mm स्क्वायर यूज करते हैं, बिकॉज हम लेंथ mm में लेते हैं, डेल्टा एल mm में लेते हैं, एरिया mm स्क्वायर में लेते हैं। तो स्ट्रेस हो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हो, उसे हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेना पड़ता है। ये गीगा पास्कल है, उसे हम न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल में किस तरह ले सकते हैं, 10⁻³ मेगा पास्कल। ठीक है, यानी 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह का यूनिट कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे सोचते हैं, व्हाट इज मीन बाय एक्सियल लोड, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन पहले देखते हैं, स्ट्रेन क्या होता है। तो अगर इस तरह का लोड हम बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो हमने देखा बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है। तो स्ट्रेस जो कंसेप्ट हमने देखी, ये स्ट्रेस कंसेप्ट है, ये किस लिए, मतलब क्यों इस कंसेप्ट का स्टडी करना है, बिकॉज स्ट्रेस क्या करती है, मटेरियल की स्ट्रेंथ हमें बताती है। तो इसलिए स्ट्रेस कंसेप्ट हमने देखी। अब स्ट्रेन देखते हैं, स्ट्रेन क्यों स्टडी करेंगे। अब देखो, इस तरह की बॉडी है और इस पर अगर पुल फोर्स अगर मैंने अप्लाई किया
तो इस पुल फोर्स की वजह से क्या होगा, इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, इस बॉडी की लेंथ इस तरह से इंक्रीज होगी। कितनी होगी, डेल्टा एल। अब स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। और ये स्ट्रेन क्या दिखाता है, इट इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, इट इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन कितना हुआ है और ओरिजिनल लेंथ, यह स्ट्रेन हमें बताता है। तो स्ट्रेन हम एक तो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं या इप्सिलॉन से। तो स्मॉल ई मैं लूंगा, स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन डायमीटर साइड को भी होता है, मतलब ये क्या होगा, ये क्या हो गई, लीनियर साइड और लॉन्जिट्यूडनल साइड। तो लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन कौन सा है, यल, तो इसलिए ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल। उसी तरह लैटरल स्ट्रेन भी होता है, मतलब इस लेंथ को परपेंडिकुलर डायमेंशन कौन सा है, डायमीटर। तो इस डायमीटर साइड पर भी क्या होता है, इस फोर्स की वजह से डायमीटर डिक्रीज होता है। तो वो डिक्रीज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर, उसे भी हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन। तो इस तरह स्ट्रेन कंसेप्ट हो गई। अब देखते हैं लोड के दो टाइप होते हैं। अगर इस तरह की बॉडी है, इस तरह की बॉडी हो और ये है बॉडी का एक्सिस, दिस इज अ एक्सिस ऑफ बॉडी। अब अगर फोर्स इस एक्सिस पर एक्ट हो रहा हो और if the body is subjected to this type of force which is acting on axis of body, अब इसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल लोड। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल लोड। और इस लोड की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा बॉडी में, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल स्ट्रेस। और इस लोड की वजह से जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, अब अगर इस तरह की बॉडी हो और उस पर ऐसे फोर्स एक्ट हो रहा, अब ये फोर्स कैसा है, ये एक्सिस है बॉडी का और एक्सिस को लोड कैसा है, परपेंडिकुलर। तो इस लोड को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड। तो एक्सिस पर जो लोड एक्ट हो रहा है उसे क्या कहेंगे, एक्सियल लोड। और जो एक्सिस को परपेंडिकुलर लोड एक्ट हो रहा है बॉडी पर, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लोड। तो ये दो टाइप के लोड होते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल लोड दैट इज टेंसाइल लोड और कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से दो टाइप के स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं। ठीक है, एक्सियल लोड की वजह से दो टाइप के एक्सियल स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं। एक्सियल स्ट्रेस, दो टाइप के एक्सियल स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं। तो पहला टाइप होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, अगर इस तरह की बॉडी हो, एक्सिस ऑफ बॉडी, और उस पर अगर पुल टाइप लोड एक्ट हो रहा हो, इसे क्या कहते हैं, टेंसाइल लोड। और इस लोड की वजह से कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा बॉडी में, टेंसाइल स्ट्रेस। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, if two equal and opposite pull forces acting on a body, then the stress induced in the material is called as tensile stress. और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, सिग्मा टी से। और सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन ए। इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ओके, अब सेकंड टाइप का एक्सियल स्ट्रेस कौन सा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस।
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कब इंड्यूस होगा बॉडी में? अगर इस तरह की बॉडी हो, ये बॉडी का एक्सिस, और एक्सिस पर अगर पुश टाइप लोड अप्लाई हो रहा हो, पुश टाइप लोड हो, तो इस पुश टाइप लोड की वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो सिग्मा सी से डिनोट किया जाता है, और इसका भी फॉर्मूला क्या है? सिग्मा सी इज इक्वल टू पी अपॉन ए, और इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नाउ टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से टेंसाइल फेल्योर होता है, कंपोनेंट का टेंसाइल फेल्योर हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वजह से कंपोनेंट का कॉम्प्रेसिव फेल्योर हो सकता है या बकलिंग हो सकता है। ठीक है, सो these two are the types of axial stresses. Now there are two types of axial strains also. So strain corresponding to axial stress is called as axial strain. Strain corresponding to tensile stress is called as tensile strain. इस लोड की वजह से क्या होगा? इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी, डेल्टा एल। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? इट इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। इस लोड की वजह से क्या होगा? बॉडी की लेंथ डिक्रीज होगी, कितनी? डेल्टा एल। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। सिंपल। सो these are the axial stresses and axial strains. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दो टाइप के लोड हमने देखे थे, एक्सियल लोड और दूसरा क्या कौन सा लोड था? ट्रांसवर्स लोड। तो अब देखते हैं ट्रांसवर्स लोड की वजह से क्या होता है या कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड की वजह से क्या होता है? बॉडी में शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस, अगर इस तरह की बॉडी हो, फिक्स की गई हो, और इस तरह का लोड अगर एक्ट हो रहा हो बॉडी पर P, तो इस बॉडी पर क्या होता है? इस बॉडी में क्या होता है? शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय एरिया, P डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस लोड की वजह से क्या होता है? एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो इस एंगुलर डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एंगुलर डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेन। और वो डिनोट कैसे होता है? फाई से। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू डीएल अपॉन यल। तो उसमें डीएल क्या होता है? ये डीएल और ये यल। ठीक है, तो ये होता है शियर स्ट्रेन। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट के बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? अब हमने मटेरियल्स के टाइप जब हम देख रहे थे तो दो टाइप के मटेरियल हमने देखे, रिजिड मटेरियल एंड डिफॉर्मेबल मटेरियल। तो उसमें जो डिफॉर्मेबल मटेरियल था उसमें हमने दो मटेरियल देखे, इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल। तो उसमें जो इलास्टिक मटेरियल था उसके बारे में हमने देखा कि जब ऐसी अगर बॉडी हो और बॉडी पर अगर हम लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? बॉडी
डिफॉर्म हो जाती है। और जब लोड हम रिमूव करेंगे तो ये बॉडी क्या होनी चाहिए, इसके ओरिजिनल शेप, साइज या डायमेंशन से वो रीगेन होने चाहिए। तभी हम उस मटेरियल को क्या कहेंगे, इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच बॉडी और मटेरियल कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू की उस वैल्यू तक अगर हम लोड अप्लाई करेंगे और रिमूव करेंगे तो मटेरियल फिर से उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करेगा। तो उसे क्या कहते हैं हम, इलास्टिक लिमिट। अब अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमें पता है, या लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम भी उसे हम कह सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये स्टील के लिए है, ये स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने देखी है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने इसका स्टडी किया है। ठीक है, तो इसमें ये ओरिजिन पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक मटेरियल इलास्टिक रीजन में होगा। तो ये जो वैल्यू है स्ट्रेस की, इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक हमने लोड अप्लाई किया और यहाँ तक हमने किसी भी पॉइंट पर लोड अगर रिमूव किया तो हम फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर जा सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेस वैल्यू को, इस लिमिट को हमने अगर क्रॉस किया तो मटेरियल प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, इसे कहते हैं इलास्टिक रीजन। अब मटेरियल यील्ड होगा, ई पॉइंट के आगे क्या होगा, मटेरियल का यील्डिंग शुरू होगा, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होगा। मतलब आप देख सकते हैं कि लोड कुछ बढ़ नहीं रहा, लोड की जरूरत ही नहीं, विदाउट लोड स्ट्रेन बढ़ रहा है या डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन। अब एक बार ये लोअर यील्ड पॉइंट क्रॉस किया मटेरियल ने तो क्या होता है, यील्डिंग की वजह से क्या होता है, जो बॉडी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मटेरियल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से मटेरियल हार्ड हो जाता है। तो ऐसे हार्ड मटेरियल को फिर से और डिफॉर्म करने के लिए और लोड की जरूरत पड़ती है, तो लोड की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब स्ट्रेन की वजह से मटेरियल जो हार्ड होता है उसे स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। तो इस रीजन में हमें और लोड लगेगा U तक, और U क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और U के बाद क्या होता है, फिर से मटेरियल प्लास्टिक रीजन में जाता है, उसका नेकिंग शुरू हो जाता है। नेकिंग मतलब डायमीटर कम हो जाता है, जहाँ मटेरियल वीक हो वहाँ का डायमीटर कम होता चला जाता है और बी पॉइंट को मटेरियल ब्रेक हो जाता है। तो इस रीजन में क्या होता है, नेकिंग। ठीक है, इस रीजन में नेकिंग होता है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आपने देख ली। तो P क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, E इलास्टिक लिमिट, Y1 इज अपर यील्ड पॉइंट, Y2 इज लोअर यील्ड पॉइंट, U is ultimate stress point or maximum stress, and B is breaking point or fracture point or failure point। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी है। अब हम आगे देखेंगे हुक्स लॉ। व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट,
मतलब इलास्टिक लिमिट तक, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ क्या कहता है? द स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है उसे हम मिटाना चाहते हैं और वहाँ इक्वल साइन लेना चाहते हैं। तो अगर यहाँ इक्वल साइन लेंगे हम लाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट भी लेना पड़ता है। तो कांस्टेंट हम कैपिटल ई कांस्टेंट लिया इनटू स्मॉल ई। तो इस कैपिटल ई को क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसे ही क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। सो ये यंग्स मॉड्यूलस और इलास्टिक मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई क्या होगा? ये ई यहाँ डिवाइड होगा तो सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब इसका यूनिट क्या होगा? स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं होता तो ई का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ से हमें क्या मिलता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस, और उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक मॉड्यूलस। तो अब तक हमने कुछ फॉर्मूले देखे, स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेन का फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके सिंपल प्रॉब्लम्स भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो उन फॉर्मूलाज का यूज करके आप वो प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। डिफॉर्मेशन ऑफ रॉड सब्जेक्टेड टू फोर्स और डिफॉर्मेशन ऑफ बार सब्जेक्टेड टू फोर्स। डिफॉर्मेशन ऑफ रॉड सब्जेक्टेड टू फोर्स। अब देखो, इस तरह का रॉड है, सपोज पी फोर्स अप्लाई किया हुआ है एक्सिस पर, उसकी लेंथ है यल, और इस लोड की वजह से डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है? डेल्टा यल। सपोज इसका एरिया ए है और इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, तो डिफॉर्मेशन कितना होगा? मतलब ये डेल्टा यल चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन लेंथ डेल्टा यल, कितनी लेंथ चेंज हो चुकी है, ये फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब तक हमें फॉर्मूले पता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, स्मॉल ई इज इक्वल टू डेल्टा यल अपॉन यल, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। तो चेंज इन लेंथ हमें फाइंड करना है, तो अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू पी डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू डेल्टा यल बाय यल। अब इसे हम ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? उल्टा होगा। तो ई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यल डिवाइडेड बाय डेल्टा यल। ये डेल्टा यल हम यहाँ लाएं तो ये ऊपर आएगा, ई नीचे जाएगा, तो डेल्टा यल इज इक्वल टू क्या होगा? पी एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ को फाइंड करने के लिए, और डिफॉर्मेशन के लिए, और इलॉन्गेशन के लिए, और एक्सटेंशन के लिए। डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाई ए। तो अब देखते हैं, अगर इस तरह की बॉडी हो सीरीज में, ये दो बार हैं
सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। एरिया दोनों का अलग है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों की अलग है, लेंथ भी दोनों की अलग है, और इस तरह का लोड उस पर अप्लाई किया गया। तो अब उसकी चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी टोटल चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू इसका चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 और इस बॉडी का चेंज इन लेंथ डेल्टा L2। तो दोनों के एडिशन करेंगे तो हम इस बॉडी की टोटल चेंज इन लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डेल्टा L1 क्या होगा? PL अपॉन AE बॉडी 1 के लिए प्लस PL अपॉन AE बॉडी 2 के लिए। तो इसमें सिंपली वैल्यू पुट की हमने, तो हम इजीली डेल्टा एल टोटल फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इस तरह का लोडिंग हो बॉडी पर, सपोज दिस इज वन बॉडी, अगर इस तरह का लोड बॉडी पर अप्लाई किया गया हो तो इसका, इस बॉडी का टोटल चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अगर ये 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है और ये 1 मीटर, सिंपली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और अगर इसे मैं 50, 70, 60, 40 ऐसे लेता हूँ मैं, 50 किलो न्यूटन, दिस इज 70 किलो न्यूटन, and if this is 60 kilonewton and if this is 40 kilonewton. Now how to find total change in length of this bodies in series? ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये जो सेक्शन है A B C D, तो ये AB सेक्शन, ये BC सेक्शन हमने अलग किया और ये CD सेक्शन हमने अलग किया। तो अब क्या करते हैं, इसकी लेंथ 1 मीटर, 1.5 मीटर और इसकी 1 मीटर, वो mm में करनी पड़ती है। तो ये 1000 mm होगी, ये 1500 mm, ये 1000 mm। अब ये जो लोड है 50 किलो न्यूटन, जो A सेक्शन पर लगाया हुआ लोड है, उसे जैसा आपको दिख रहा है वैसा यहाँ लिख दो। तो ये सेक्शन अगर हमें बैलेंस रखना है तो यहाँ 50 है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही लोड हमें B सेक्शन पर भी लगाना पड़ेगा, 50 किलो न्यूटन। अब आखिरी सेक्शन है CD, उस पर आइए, उस पर कितना लोड है? 40 किलो न्यूटन D सेक्शन पर। ठीक है, डी साइड पर 40 किलो न्यूटन। अगर ये CD हमें बैलेंस रखना है तो D पर जितना लोड है उतना ही C पर अपोजिट डायरेक्शन में हमें लोड लगाना पड़ेगा, तो 40 किलो न्यूटन। अब आइए B सेक्शन पर। अब B पर देखो 70 किलो न्यूटन लोड इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, 70 किलो न्यूटन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स साइड। लेकिन गया कितना? 50, जाना कितना चाहिए? 70, लेकिन गया कितना हुआ है? 50। तो और कितना चाहिए? 20 किलो न्यूटन उसी डायरेक्शन में जाना जरूरी है, तभी वो 20 प्लस 50 कितना होगा? 70। तो 20 किलो न्यूटन लोड मैंने उस डायरेक्शन में लगाया। तो इसे बैलेंस करने के लिए फिर उससे अपोजिट उतना ही लोड C पर भी लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमने B पर का जो लोड निकाला है, ये करेक्ट है या नहीं, ये हम यहीं पर चेक कर सकते हैं, C सेक्शन पर। ठीक है, अब देखो C पर कितना लोड जाना चाहिए? 60, लेकिन गया कितना है? 40। तो 40 प्लस ये 20, 60, तो ये करेक्ट है। अब इसका हम इजीली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम इजीली टोटल चेंज इन लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा L1 क्या होगा?
इस सेक्शन के लिए PL अपॉन AE, डेल्टा L2 क्या होगा इस सेक्शन के लिए PL अपॉन AE और डेल्टा L3 इस सेक्शन के लिए PL अपॉन AE। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी सिंपली हम एक दो स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप देख सकते हैं। गेट में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत बार पूछे गए हैं, उसका हम अलग वीडियो लेक्चर लेंगे, उसमें हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन ऑफ ए सर्कुलर टेपरिंग रॉड, डिफॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर टेपरिंग रॉड। अगर इस तरह का रॉड है, टेपरिंग रॉड, सर्कुलर है, सर्कुलर टेपरिंग रॉड हो, तो इस रॉड की चेंज इन लेंथ हम कैसे फाइंड करें? अगर ये इफ दिस रॉड इज subjected to force P and the biggest or maximum diameter is D1, smallest diameter is D2, and if the length of this bar is L, then how to find delta L or change in length of this rod? The change in length of this rod is one formula is there. अब वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बहुत वक्त लगता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूला, ये रिवीजन है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बताता हूँ। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 4PL इज इक्वल 4PL डिवाइडेड बाई पाई ई इंटू D1 D2। ठीक है, 4PL डिवाइडेड बाई पाई ई D1 D2। अगर हमें ये दो डायमीटर है D1 D2, इसका हमें मीन डायमीटर निकालना है, तो मीन डायमीटर क्या होता है DM इज इक्वल टू रूट D1 D2। अगर मीन एरिया हमें निकालना है, यहाँ का एरिया क्या होता है, यहाँ का एरिया क्या होगा π/4 D1 स्क्वायर, यहाँ का एरिया π/4 D2 स्क्वायर, लेकिन हमें मीन एरिया चाहिए, तो AM इज इक्वल टू क्या होता है π/4 D1 D2। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये सर्कुलर टेपर रॉड के लिए इस तरह के फॉर्मूले। अब हम देखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेपरिंग रॉड। अगर रॉड रेक्टेंगुलर हो तो क्या डिफॉर्मेशन होगा, देखो रेक्टेंगुलर टेपरिंग रॉड, तो अगर इस तरह का रॉड हो, अब देखो सपोज इस तरह का रॉड है और इस पर अगर P फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, इस पर P फोर्स है, इसकी लेंथ है L और यहाँ का डायमेंशन है सपोज A और यहाँ डायमेंशन है B, ये जो डायमेंशन है ये है B, मतलब यहाँ की हाइट A, यहाँ की हाइट B। तो इस तरह का अगर रेक्टेंगुलर रॉड हो और उसकी हमें चेंज इन लेंथ फाइंड करनी हो, तो उसके लिए भी फार्मूला है, इसका भी डेरिवेशन है, मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको दे रहा हूँ। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है, और ये थिकनेस है, थिकनेस, ये अगर थिकनेस है तो इसका डेल्टा एल का फॉर्मूला PL डिवाइडेड बाय PL डिवाइडेड बाय TE, PL डिवाइडेड बाय TE इंटू A माइनस B इंटू सबको ln A डिवाइडेड बाय ln means log to the base E. So delta L is equal to PL divided by T into E A minus B into ln A divided by B. तो इसमें P क्या है, लोड, L लेंथ ऑफ दिस
tapering rod. T is the thickness of this tapering bar. E is the modulus of elasticity of this tapering bar. A is the maximum dimension. B is the or biggest dimension. B is the smallest dimension. ln A by B. तो ये टेपरिंग रॉड के लिए इस तरह का फॉर्मूला है. और अगर रेक्टेंगुलर रॉड के लिए ये फॉर्मूला है. अगर स्क्वायर रॉड हो, इसकी जगह पर स्क्वायर रॉड हो, तो स्क्वायर रॉड के लिए डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर टेपरिंग रॉड. तो उसके लिए डेल्टा एल का फॉर्मूला पी एल डिवाइडेड बाय ए बी ई. ठीक है, पी एल डिवाइडेड बाय ए बी ई. मतलब यहाँ जो डायमेंशन होगा उतना ही यहाँ जो होगा उतना ही यहाँ. तो उसके लिए ये फॉर्मूला है डेल्टा एल का. तो ये चेंज इन लेंथ के कुछ फॉर्मूले. अब इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट और डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट. बॉडी की सेल्फ वेट की वजह से कैसे कितनी बॉडी डिफॉर्म होगी और कितनी लेंथ चेंज हो सकती है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले. इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट. इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट. तो पहले देखते हैं हम सिंपल रॉड हो, सिंपल यूनिफॉर्म रॉड, तो उसका उसका डेल्टा एल कैसे फाइंड करेंगे. तो पहला क्या है? यूनिफॉर्म रॉड. तो यूनिफॉर्म रॉड अगर इस तरह का रॉड हो, रेक्टेंगुलर रॉड हो, और उसका सेल्फ वेट W नीचे की ओर एक्ट होता है, तो उसका एरिया A है, E और लेंथ L. तो इसका चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा L इज इक्वल टू WL अपॉन 2AE. ठीक है, WL डिवाइडेड बाय 2AE. अगर रॉड सिलिंड्रिकल हो, सिलिंड्रिकल रॉड हो, मतलब इस तरह का रॉड अगर हो, उसका सेल्फ वेट नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, इसका एरिया A, E और लेंथ L है, तो इसका चेंज इन लेंथ डेल्टा L कैसे फाइंड करेंगे? गामा L स्क्वायर अपॉन 2E. गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, where gamma is nothing but weight density of this material in न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो गामा क्या होते हैं? वेट डेंसिटी. इसका जो मटेरियल होगा उसकी वेट डेंसिटी. ठीक है. अब ये सिलिंड्रिकल रॉड के लिए इस तरह का फॉर्मूला है. अब कोनिकल रॉड अगर होगा, कोनिकल रॉड, तो कोनिकल रॉड पर रॉड की सेल्फ वेट की वजह से देखो किस तरह का डिफॉर्मेशन होता है. डेल्टा L इज इक्वल टू गामा L स्क्वायर अपॉन 6E. गामा L स्क्वायर अपॉन 6E. तो यहाँ फिर से गामा वेट डेंसिटी न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है. तो ये कोनिकल रॉड के लिए. और अगर बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाला बार हो, बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ये कंसेप्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में. तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बार के लिए ये एक रिलेशन है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू E रेस टू गामा L अपॉन सिग्मा. तो इस तरह का रॉड होता है बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. इस तरह का होता है. ठीक है, इस तरह का होता है बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. तो A1 मतलब यहाँ का एरिया, A2 नीचे का एरिया, गामा फिर से वेट डेंसिटी, L लेंथ ऑफ दिस बार एंड सिग्मा इज स्ट्रेस. ठीक है, एवरेज स्ट्रेस.
तो इस तरह से इलॉन्गेशन हमने देखा ड्यू टू सेल्फ वेट, इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। नाउ से अब अगर कंपोजिट बार्स हो, बार्स ऑफ ए कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट्स बार के लिए कुछ रिलेशंस हैं। बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन, मतलब अगर इस तरह का लोडिंग हो, इस तरह के दो बार, ये बार 1, ये बार 2, और दोनों पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं P, तो इसके लिए रिलेशन क्या होगा? सपोज दिस इज स्टील बार, दिस इज कॉपर बार, पहला स्टील का बार है, दूसरा कॉपर का बार, तो क्या होगा? ये लोड दोनों रॉड पर अप्लाई होगा, तो दोनों में लोड डिफरेंट होगा, तो इसके लिए लोड कितना होगा? PS प्लस PC। ये जो टोटल लोड है वो स्टील थोड़ा लेगा, कॉपर थोड़ा लेगा, तो PS प्लस PC। और इसका इलॉन्गेशन कितना होगा? सेम इलॉन्गेशन होगा, तो स्ट्रेन क्या होगा? दोनों रॉड में सेम, तो दोनों का स्ट्रेन का क्या होगा? सेम। तो स्ट्रेन का रिलेशन क्या है? ES इज इक्वल टू EC, तो सिग्मा S अपॉन ES इज इक्वल टू सिग्मा C अपॉन PC। और लोड क्या होगा? PS क्या होता है? सिग्मा S AS प्लस सिग्मा C AC, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A, सो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, वहां से लिया हुआ है, ठीक है। और स्ट्रेन ऐसे लिया हुआ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? सिग्मा अपॉन E, सो E इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा अपॉन कैपिटल E। तो इस तरह से कंपोजिट सेक्शन के लिए ऐसे रिलेशन है, ठीक है। अगर इस तरह का कंपोजिट सेक्शन होगा, सपोज ये स्टील है, ये कॉपर और ये एल्यूमिनियम, ठीक है, और इस पर अगर लोड अप्लाई किया P, तो वो लोड क्या? तीनों मटेरियल्स लोड लेंगे, तो उसके लिए रिलेशन होगा P इज इक्वल टू PS प्लस PC प्लस PA। और स्ट्रेन क्या होगा? तीनों में सेम, तो स्ट्रेन ES इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू PA। तो फिर से PS मतलब सिग्मा SAS, PC सिग्मा CSC, PA सिग्मा A, और ES क्या होगा? सिग्मा S अपॉन ES, सिग्मा C अपॉन EC, सिग्मा A अपॉन EA, ठीक है। तो इस तरह का कंपोजिट बार्स के लिए ये इक्वेशंस हम यूज करते हैं, और जो फाइंड करना है वो हम फाइंड करते हैं। तो ये थे कंपोजिट सेक्शंस। अब देखते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में। टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में आपको गेट में भी क्वेश्चंस हर साल मिलेंगे देखने को, गेट के क्वेश्चन पेपर में, और बाकी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टेम्परेचर स्ट्रेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, अगर इस तरह का रॉड हो, इसकी लेंथ L है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है। अगर ये रॉड पहले सपोज रूम टेम्परेचर को रखा गया है, और अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब इलॉन्गेशन होगा इसका, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो कितनी इंक्रीज होगी? लेंथ? डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा T इंटू EL।
इतनी इस रॉड की लेंथ इंक्रीज होगी। इसमें स्ट्रेन कितना आएगा? टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेन आएगा, टेम्परेचर स्ट्रेन, वो कितना होगा? अल्फा टी एल डिवाइडेड बाई एल, मतलब डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल कितना है? अल्फा टी एल डिवाइडेड बाई एल। तो एल एल कैंसल, अल्फा टी बचेगा। ठीक है। अब टेम्परेचर की वजह से इसमें स्ट्रेस कितना आएगा? क्या इसमें स्ट्रेस आ सकता है? देखो बॉडी फ्री है, वो दोनों एंड को बॉडी फ्री है, तो कोई रेजिस्टेंस ही बॉडी पर मतलब अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर स्ट्रेस बॉडी में इंड्यूस नहीं होगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, एक एंड में फिक्स कर दूं और दूसरा एंड अभी भी एक्सपांड होने के लिए फ्री है, इसका मतलब बॉडी पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। अब अगर मैं दोनों एंड को फिक्स कर दूं बॉडी के, अब रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ इंक्रीज हो रही है उसे रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है दोनों, मतलब सारी ओर से रेजिस्टेंस है, तो टेम्परेचर स्ट्रेस इस बॉडी में इंड्यूस होगा। वो कितना होगा? सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू कैपिटल ई, मतलब अल्फा टी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसमें जो अल्फा है, इस अल्फा को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, और इसका यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस। टी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस। तो टी क्या होता है? टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और ये ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यल लेंथ ऑफ बॉडी। ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर स्ट्रेस होता है। तो टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए कंडीशन क्या है? बॉडी बोथ एंड से फिक्स होनी चाहिए। अगर एक भी एंड फ्री टू एक्सपांड है तो टेम्परेचर स्ट्रेस बॉडी में इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है। तो ये था टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में। अब टेम्परेचर स्ट्रेस में और एक कंडीशन है, अगर सपोज इस तरह का सपोर्ट हो, डेल्टा इतना डिस्टेंस, तो अगर इस बॉडी का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो पहले क्या होगा? इतनी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। डेल्टा इतनी लेंथ पहले इंक्रीज होगी और फिर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा और फिर टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस होगा बॉडी। तो ये चेंज इन लेंथ कितनी होगी? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा टी एल माइनस डेल्टा। स्ट्रेन क्या होगा फिर? अल्फा टी एल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई एल, और स्ट्रेस कितना होगा? अल्फा टी एल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई एल इंटू कैपिटल ई। तो इस तरह के फार्मूले टेम्परेचर स्ट्रेस को, अगर पहले यील्डिंग हो, मतलब पहले इतना यील्डिंग होगा और फिर टेम्परेचर स्ट्रेस स्ट्रेन इंड्यूस होगी। ठीक है। तो ये टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में था। अब ये जो अल्फा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट होती है। मतलब एल्यूमिनियम को 23 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, स्टील को 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, कॉपर के लिए या ब्रास ब्रॉन्ज के लिए 18 इंटू 10⁻⁶, स्टील के लिए 13 और 12 इंटू 10⁻⁶, देन कास्ट आयरन के लिए 11 इंटू 10⁻⁶, कॉपर के लिए 17 इंटू 10⁻⁶, कंक्रीट के लिए 10 इंटू 10⁻⁶, ग्लास के लिए 8 to 9 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज होती है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन की। तो ये था टेम्परेचर स्ट्रेस। अब देखते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस में अगर कंपोजिट बार हो तो कैसे फाइंड करेंगे?
composite bar. Suppose like this. ये दो कंपोजिट बार हैं. सपोज एक बार स्टील का है और दूसरा कॉपर का. ठीक है. सपोज दिस इज स्टील और दिस इज कॉपर. तो अब इसमें क्या होगा, अगर दोनों तरफ से रेजिस्टेंस है तो स्टील में जितना टेंशन, स्टील में क्या होगा, टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, और कॉपर का क्या होगा, कॉम्प्रेशन. बिकॉज स्टील क्या करेगा, स्टील टेम्परेचर की वजह से कॉपर क्या होगा, ज़्यादा एक्सपांड होगा, स्टील से पहले एक्सपांड होगा, तो स्टील उसे क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा. बिकॉज स्टील धीरे धीरे एक्सपांड होगा तो स्टील कॉपर को खींचेगा. तो कॉपर में कौन सा स्ट्रेस आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. और स्टील को कॉपर क्या करेगा, खींचेगा. तो स्टील में कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, और टेंशन आएगा. ठीक है. तो इसका टेंशन और इसका कॉम्प्रेशन दोनों सेम होंगे. इसका मतलब सिग्मा एस ए एस इज इक्वल टू सिग्मा सी ए सी. लोड सेम होगा. ठीक है. सिग्मा एस ए एस इज इक्वल टू सिग्मा सी ए सी. और इलांगेशन भी सेम होगा. ठीक है. इलांगेशन भी सेम होगा. ये कंपोजिट फिगर है तो इलांगेशन भी इसका सेम होगा. तो इलांगेशन कितना होगा देखो, तो लोड की वजह से कितना होगा और टेम्परेचर की वजह से अल्फा एस टी एल एस प्लस लोड की वजह से सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू एल एस इज इक्वल टू, दोनों प्लस होंगे. अब कॉपर में क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से अल्फा सी टी एल सी माइनस सिग्मा सी अपॉन ई सी इंटू एल सी. ठीक है. तो इस तरह का लोड कंपोजिट फिगर्स में, टेम्परेचर स्ट्रेस में, ये दो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं और एरिया या स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं. तो ये था टेम्परेचर स्ट्रेस. तो बाकी के जो कंसेप्ट हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट्स में अभी भी बहुत बाकी है. इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में ही अभी हमें जानना है. इलास्टिक कांस्टेंट्स और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वो हम इसी लेक्चर का हम दूसरा पार्ट बनाएंगे. तो उसमें हम दूसरे पार्ट में हम वो सारी कंसेप्ट डालेंगे. तो ये वीडियो कैसे लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के को नज़र रखते किस टॉपिक को हम वीडियो लेक्चर में लाए, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.